गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस टर्म 2 क्लास 12th के बाकी के बचे जो क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखिए। इस वीडियो का लेंथ थोड़ा लेंथी हो सकता है, लंबा हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज़ द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन अट्रैक्ट टूरिज्म या टूरिस्ट, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल विद डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिंपल इज़ टूरिस्ट, ठीक है। तो टूरिस्ट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द टूरिज्म एक्टिविटी। टूरिज्म क्या है? एक सर्विस है। तो जब सर्विस है तो सर्विस कौन से सेक्टर में आता है? टर्शरी में। तो इट मीन्स ये चैप्टर जो है टर्शरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटी में से। क्लियर। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो टूरिस्ट हैं वो उनको क्लाइमेट किसी रीजन का, किसी एरिया का कैसे अट्रैक्ट करता है। ठीक है। आपको एग्जांपल के तौर पे अलग अलग वर्ल्ड के कुछ एरियाज़ की एग्जांपल देनी है। अरे भाई, क्लाइमेट जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा। जितना क्लाइमेट किसी एरिया में प्लेजेंट होगा उतना ही उस एरिया में जो टूरिस्ट होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। और क्लाइमेट प्लेजेंट का मीन्स होता है कि नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ओके। ना तो ज़्यादा कोल्ड होगा ना ही ज़्यादा हॉट होगा। तो जब बैलेंस और प्लेजेंट क्लाइमेट विल बी देयर, ठीक है, तो वो हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। और सेकंड वन, क्लाइमेट के बेस ऊपर ही बाकी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वहाँ पे पिक्चर क्यूज़ हों, चाहे वहाँ पे वाटरफॉल्स हों। ओके। एंड उसके बाद वैलीज़ हैं, ग्रास लैंड्स आर देयर। ठीक है। एंड उसके बाद डाइवर्सिटी। ओके। एंड वो सारी चीज़ें जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी ओनली बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट फाउंड ओवर देयर। ठीक है। और जितना प्लेजेंट क्लाइमेट होगा, क्योंकि प्लेजेंट क्लाइमेट में बॉडी अडेप्ट कर जाती है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड हो तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती है, तो टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाएंगे। और सेकेंड वन, यदि क्लाइमेट हार्श हो, ज़्यादा कोल्ड हो, तो उससे क्या होंगे? रोड ब्लॉकेज विल बी देयर स्नोफॉल के कारण। यदि ज़्यादा हॉट हो तो उस एरिया में भी आप मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो इन्होंने यही एग्जांपल दिया हुआ है। पहला के कोल्डर प्लेस का एग्जांपल दिया है। ठीक है। एंड वार्म प्लेसेस दी हुई हैं। तो हमेशा कोल्डर प्लेस से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? वार्म प्लेसेस पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। और जो हॉट एरिया के लोग हैं वो थोड़ा कोल्ड एरिया पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन लैंड है और उसके बाद सदर्न यूरोप है। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेजेंट क्लाइमेट के कारण टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा जमाव बढ़ा रहता है। ठीक है। एंड उसके बाद कुछ और भी एरियाज़ इसमें हैं मेडिटेरेनियन और सदर्न यूरोप के। कोई रीजंस हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वहाँ सनी डेज़ हैं, रेनफॉल कम होती है, तो ये टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। कुछ ऐसे एरिया जहाँ सारा दिन ही बारिश होती रहे तो वहाँ भी मूवमेंट नहीं हो सकती है ना, और वहाँ पे मतलब वाटर लॉगिंग और अदर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ओके। एंड जो लोग हैं वार्मर रीजन के और वो उस एरिया से किसी कोल्डर एरिया में जाना पसंद करते हैं, जैसे नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया के लोग हमेशा ही हिमालय रीजन, क्योंकि हम प्लेन एरियाज़ में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो दे सीक टू विज़िट द कोल्डर रीजन जहाँ पे थोड़ा स्नोफॉल हो और कोल्ड क्लाइमेट हो, तो उस एरिया में। ओके। क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी रीजन की सम एडवेंचरस एक्टिविटी देती हैं, जैसे स्नोफॉल ज़्यादा होगी तो उसमें स्केटिंग हो गया, स्काइंग हो गया स्नोई रीजन में, सी सर्फिंग हो गया ऑन बीचेस, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। चलिए उसके बाद व्हाट इज़ मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म है क्या? ठीक है। मेडिकल टूरिज़्म सिंपल है, टूरिज़्म का मीन्स होता है टू मूव। ठीक है। फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, किसके लिए? विजिटिंग पर्पस के लिए और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, इंजॉय के लिए, एंड टू स्पेंड योर वेकेशंस। ठीक है। उसको हम बोल देते हैं टूरिज़्म। लेकिन आप घूमने के साथ साथ जब आप किसी मेडिकल रीज़न के कारण विजिट करते हो, सपोज आप इंडिया से
किसी दूसरी कंट्री में, सपोज सिंगापुर, किसके लिए गए, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए, आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और वहाँ पे आप एज अ मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस ऑफ विजिटिंग, ठीक है, फॉर वी कैन से रिक्रिएशनल प्लस फॉर मेडिकल पर्पस, इसको हम बोल देते हैं मेडिकल टूरिज्म। आज के टाइम में मेडिकल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इन एशियन कंट्रीज, ठीक है। एंड इसका मेन रीज़न क्या है कि वाई डू द टूरिस्ट मूव टॉवर्ड्स एशियन कंट्री फॉर मेडिकल टूरिज्म। इसका सबसे मेन पार्ट इज इन चीपेस्ट मेडिकल है एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। दूसरा एफिशिएंट ट्रीटमेंट है, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ नो साइड इफ़ेक्ट है। नो साइड इफ़ेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ नेचुरोथेरेपी है, ठीक है, नेचुरोथेरेपी हम कह सकते हैं। एंड उसके बाद एक्वा प्रेशर्स, ठीक है, ठीक है, एक्वा प्रेशर हीलिंग्स हो गया, मसाज सेंटर्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं। तो एक नेचुरल तरीके से और नेचुरल वे से किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ योगा थेरेपीज आर आल्सो देयर वुड कम अंडर दिस, ठीक है। तो रैदर देन सर्जरी करना और कुछ एलोपैथी मेडिसिन को प्रेफर करना, देन एशियन कंट्री में ज़्यादा एक्वाप्रेशर थेरेपी, नेचुरोथेरेपी, योगा थेरेपी, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। कुछ हीलिंग पॉइंट्स आर देयर जहाँ से बड़ी बड़ी जो आपकी डिसीज़ हैं उनको रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड वन पीछे चीपेस्ट तो है ही है कि आपने यूएसए में वो ट्रीटमेंट करवाना है और वो एशिया में करवाना है, तो एशिया में वो मतलब ट्रीटमेंट ज़्यादा चीपेस्ट होगा रैदर देन यूएसए। वो चीज़ दिमाग में रख लेना। तो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ योर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो टूरिस्ट हैं दे यूज टू विजिट एशियन कंट्री फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, ठीक है। इसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। एंड यहाँ पे वही दिया कि स्कोप ऑफ ओवरसीज़ पेरेंट्स इंडिया में जो बढ़ रहे हैं एंड मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं इंडिया में लास्ट फ्यू डिकेड से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। फेवरेबल डेस्टिनेशन माना जाता है मेडिकल टूरिज्म टूरिस्ट के लिए। एंड मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हुआ है ताकि वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड क्लास डिमांड है ओवरसीज जो पेशेंट की उनको वो जो सर्विसेज और फैसिलिटी दी जाए, ठीक है। मैनी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल इंडिया में बन चुके हैं एंड काफ़ी बड़ी बड़ी मेट्रोपोलिटन सिटियाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पेशेंट हैं दे यूज टू गेट सम ट्रीटमेंट, ओके। एंड हॉस्पिटल वैरायटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट लोअर कॉस्ट पे देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने कि 50,000 पेशेंट फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड इंडिया इज़ emerging अ लीडिंग कंट्री, मेडिकल टूरिज्म में लीडिंग कंट्री है, बट स्टिल इट इज़ नॉट एज मच एडवांस एज यूएसए वेयर ईच ईयर मिलियन ऑफ सर्जरीज आर परफॉर्म्ड, ठीक है। तो इंडिया के पास मतलब यूएसए के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, ठीक है। और इंडिया के साथ और भी कंट्री हैं जो मेडिकल टूरिज्म में ग्रो कर रहे हैं, वो है सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड एंड इसके बाद चाइना, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ आर देयर जो इनके साथ ही ग्रो कर रहे हैं, जिसका जो नेचुरोथेरेपी, एक्वाप्रेशर, हीलिंग पॉइंट्स, योगा थेरेपी एंड ऑल वन ऑफ द बेस्ट एंड इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मैंने पहले बता दिया था क्वानरी सेक्टर के अंदर आता है, क्वानरी सेक्टर है, ओके। क्वानरी सेक्टर के वर्कर को बोल देते हैं गोल्ड कॉलर। नाउ outsourcing has resulted in opening up a large number of jobs of opportunity in several countries. Analysis the statement with suitable example. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग होती क्या है। देखो आउट मीन्स होता है आउटसाइड, ठीक है। सोर्स होता है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन कि जिस चीज़ का ओरिजिन बाहर से है, ठीक है,
और आप उसको अपनी कंट्री में लेके आ रहे हो, उसको बोल देते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज चलिए इंडिया में कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी ABCD, ठीक है, वो इंडिया में अपना प्लांट लगा रही है, लेकिन उस प्लांट में जो वर्कर काम करने हैं, मतलब जो वर्कर काम करेंगे, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हो, कोई भी, कुछ भी, आप वो लेबर बाहर से हायर कर रहे हो। कहाँ से? मे बी भूटान से, और मे बी नेपाल से, और मे बी पाकिस्तान से, और मे बी श्रीलंका से, और मे बी बर्मा से। ठीक है, वाई सो? बिकॉज लेबर इज़ मच मोर चीपर देन इंडिया। ठीक है, तो दैट्स वाई आप हायर करोगे बाहर से लेबर, और जितनी चीपर लेबर होगी आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। समझा रहे हो? एंड इस चीज़ को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। सेम एक एग्जांपल और देता हूँ। इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनको USA की कंपनी हायर करती है। कंपनी USA में है, लेकिन हायर इंडिया से किए जाते हैं। क्यों? इंडिया में वो जो इंजीनियर हैं वो कम वेजेस के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, हार्ड वर्कर ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी को, इसलिए वो इंडिया से USA की तरफ उन लोगों को, उन इंजीनियर्स को हायर करेगी, उनको वीज़ा देती है और वहाँ बुलाती है, रिक्रूट करती है। तो वो भी क्या है? आउटसोर्सिंग। किसकी आउटसोर्सिंग है? USA कंपनी ने आउटसोर्स किया लेबर को, और आउटसोर्सिंग हमेशा ही लेबर को किया जाता है। ठीक है, प्रोफेशनल लेबर्स। ओके, अब इन्होंने यही बोला है कि जो आउटसोर्सिंग है उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बड़ी कंट्रीज़ में, मतलब बहुत सी कंट्रीज़ में बढ़ रही हैं। इसको आपने सूटेबल एग्जांपल से बताना है। तो यही चीज़ इन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ कॉल सेंटर्स बन गए हैं। ठीक है, कॉल सेंटर में एग्जांपल दूं, जैसे गूगल, हिटाची, सैमसंग। तो ये कंपनी इंडिया की नहीं है ना, ये कंपनी इंडिया की नहीं है, लेकिन इंडिया में अपने ब्रांड को चला रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, जो ये कंपनीज़ हैं, गूगल USA की है, हिटाची जापान की है, सैमसंग कोरिया की है, तो ये सारी कंपनीज़ अपना बिजनेस इंडिया में रन कर रही हैं, और इनका हेडक्वार्टर में भी इनके अपने कंट्री में हो, लेकिन ये इंडिया से ही चीपेस्ट लेबर लेके कस्टमर केयर सेंटर्स को रन कर रही हैं, ताकि जो भी कस्टमर के ग्रीवेंसेस हैं उनको वो वहाँ पे सॉल्व कर सके। ठीक है, तो जब उनको वो सॉल्व करेगी, इसको हम बोल देते हैं आउटसोर्सिंग। तो जितने भी कॉल सेंटर्स हैं फॉरेन कंपनीज़ के, चाहे वो इंडिया में हों, चाहे वो चाइना में हों, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हों, इज़राइल, फिलीपींस, कोस्टा रिका, तो वो सारे आउटसोर्सिंग अंडर ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने लेबर को आउटसोर्स करके रिक्रूट किया हुआ है, और न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं इन कंट्रीज़ में। एंड एग्जांपल्स और आउटसोर्सिंग एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। आउटसोर्सिंग बेसिकली ना दो टाइप का होता है, एक होता है KPO, एक होता है BPO। आप दो तरीके की लेबर को हायर करोगे। KPO नॉलेज प्रोसेसिंग, जो बहुत इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट है। ठीक है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल मीन्स थ्रेटिकल नॉलेज वाइज हम कह सकते हैं, तो नॉलेज बेस, उनको एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नॉलेज है, और थ्रेटिकल नॉलेज इज आल्सो देयर। ठीक है, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है, रिसर्चर्स, तो ऑल वुड कम अंडर KPO। ठीक है, आ गया BPO। BPO होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस के साथ रिलेटेड। तो जितनी भी रिलेटेड लेबर है बिजनेस के साथ, जिन्होंने MBA BBA प्रोफेशनल डिग्रीज़ किया हुआ मैनेजमेंट मार्केटिंग में, तो ऑल वुड कम अंडर द BPO। जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना बिजनेस कोई एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं, और वो एक्सपर्ट हायर BPO के अंडर किए जाएंगे, और जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पार्ट को हायर करेंगे तो वो KPO के अंडर करेंगे। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो KPO मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, एंड सेकेंड वन, इट इम्प्लाइज द स्किल IT सेक्टर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डेवलपिंग कंट्री से लेते हैं और डेवलप्ड कंट्री में जाके वो काम करते हैं, क्योंकि उनकी जो वेजेस हैं वो डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं। डाटा प्रोसेसिंग अनदर IT रिलेटेड सर्विसेज है। तो डाटा प्रोसेसिंग मीन्स जो डाटा एनालिसिस्ट होते हैं, या डाटा कलेक्टर्स होते हैं, डाटा प्रोसेसर्स होते हैं, तो वो सारे टाइप की जो लेबर है उनको हायर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू से दैट के डिफरेंट मार्केटिंग सेंटर्स ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज बाय टारगेटिंग डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, तो क्या चीज़ दिया है कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग मार्केटिंग सेंटर्स हैं
वो जो सर्विसेज हमें देते हैं वो डिफरेंट मार्केट को टारगेट करते हैं। डिफरेंट टाइप के मार्केट कितने टाइप का होता है, रूरल मार्केट है, पीरियोडिक मार्केट है, अर्बन मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो मार्केटिंग सेंटर्स हैं, ये डिफरेंट टाइप की जो मार्केट है उसको ऑक्यूपाई करते हैं और उसको टारगेट करेंगे। तो हमने 3 टाइप का मार्केट इसमें करना है। तो पहला रूरल, सेकंड पीरियोडिक, थर्ड अर्बन मार्केटिंग सेंटर है। तीनों में डिफ्रेंशिएशन ये है, रूरल हमेशा छोटी होंगी, लेस डेवलप्ड होंगी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेस कनेक्टिविटी है, साइज में स्मॉल हैं, ओनली लिमिटेड गुड्स विल बी सोल्ड, ठीक है। एंड पीरियोडिक मार्केट होंगी, पीरियोडिक मार्केट जो टाइम के अकॉर्डिंग हेल्ड होंगी, जैसे वीकली होती हैं, ठीक है, वीकली हो गई, या एवरी संडे हो गई, एवरी थर्सडे हो गई, एवरी ट्यूसडे हो गई, तो वो सारी होंगी पीरियोडिक इज रिलेटेड विद द टाइम, ठीक है। तो पीरियोडिक मार्केटिंग सेंटर वहाँ होते हैं जहाँ पे रेगुलर मार्केट नहीं होती। जैसे किसी एरिया में रेगुलर मार्केट नहीं हो तो वहाँ पे लोग पीरियोडिक मार्केट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई एज सच कोई रेगुलर मार्केट नहीं है तो वहाँ पे हर संडे एक मार्केट लग रही है, तो संडे मार्केट में आपको चीप रेट के ऊपर कपड़ा मिलता है, या चीपर रेट के ऊपर आपको वेजिटेबल्स मिलती हैं, या चीपर रेट के ऊपर फ्रूट्स मिलते हैं, या कुछ और चीज़ें जो चीपर रेट के ऊपर दी जाती हैं। तो लोग उस संडे मार्केट की तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि रेगुलर मार्केट वहाँ पे नहीं है। जिस एरिया में रेगुलर मार्केट होगी वहाँ पे पीरियोडिक मार्केट का इतना बड़ा रोल नहीं होता। छोटी मार्केट है, वाई वीकली और मे बी एवरी संडे सैटरडे, कुछ स्पेसिफिक डे हो, 6 मंथली हो, ईयरली हो। जैसे कुछ एरिया में ना तिब्बतियन मार्केट लगती है, इंडो तिब्बतियन मार्केट, मतलब तिब्बतियन मार्केट ही है। तिब्बतियन मीन्स जिसमें वो जो विंटर के क्लोथ्स हैं उनको सेल करते हैं, ठीक है। कुछ संडे मार्केट्स होती हैं, कुछ सैटरडे मार्केट्स आर देयर, तो वो सारी पीरियोडिक मार्केट के अंदर ही आएंगे। आगे अर्बन मार्केटिंग सेंटर है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर साइज में बड़ी होंगी, लार्ज मोर कनेक्टिविटी होगी, एंड मल्टीपल गुड्स कैन बी सोल्ड ओवर, बाय एंड सेल ओवर देयर। एंड उसके बाद बेसिकली जैसे लेबर का मार्केट है, हाउसिंग और सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद डिफरेंट सर्विसेज इस मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको ट्यूटर मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, लॉयर मिल जाएंगे, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनरी, ये सारे टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं। एंड ऑल वुड कम अंडर द अर्बन मार्केटिंग सेंटर, ठीक है। उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले होते हैं, तो वहाँ पे वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे मार्केटिंग सेंटर के अंदर ही आते हैं। तो 3 टाइप का मार्केटिंग सेंटर होता है, रूरल, पीरियोडिक एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। मॉडर्न जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं किसी एरिया में, तो वो डेवलप्ड हो रही हैं, ठीक है। एंड वो क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्वाटनरी सर्विसेज। क्वाटनरी सर्विसेज होती हैं ड्यू टू मतलब रिलेटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। एंड ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज मस्ट हैव होनी चाहिए, एंड जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करेगा किसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, ठीक है। 50% ऑफ द वर्कर जो पूरे वर्ल्ड के हैं वो इसी क्वाटनरी सेक्टर में है, डेवलप्ड इकॉनमी में। एंड वो इस एरिया की जो इकॉनमी है उसको बहुत हाई स्किल के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। जो क्वाटनरी और टर्शरी सेक्टर है, ठीक है, उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है, नाउ डेज, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ है काफ़ी कंट्रीज़ में वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसके बाद हाई ग्रोथ डिमांड में हो गया, ठीक है। एंड नॉलेज बेस्ड जो क्वाटनरी सर्विसेज हैं, मैनेजर, कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारे इसी सेक्टर में आ रहे हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। जो क्वाटनरी सर्विसेज है वो ओनली वन टाइप के रिसोर्स के साथ बाउंड नहीं है, ठीक है, बट अदर्स पार्ट जैसे इन्वायरमेंट हो गया, मार्केट हो गया, ठीक है, इनके साथ भी काफ़ी बाउंड अप है और बहुत फास्टर रेट से ग्रो कर रही है दैन द अदर सेक्टर, ठीक है। एंड ये सारी सर्विसेज को आउटसोर्स भी किया जा सकता है,
एंड जिससे किसी भी एरिया की जो वी कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो सके, और वो जो भी सर्विसेज हैं उनका जो ऑपरेशन है प्रॉफिटेबल हो सके, वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लें, ठीक है। एंड कुछ डिफरेंट रोल बताए गए हैं पैक्ड एनिमल कौन से होते हैं। पैक्ड एनिमल देखिए क्या है। पैक्ड एनिमल द टाइप ऑफ एनिमल यूज्ड इन अ स्पेसिफिक एरिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कुछ एनिमल ना उस एरिया के ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ स्नोफॉल वाले एरिया हैं, स्नोई एरिया, तो स्नोफॉल एरिया में ना जो जहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स आर देयर और एरिया कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पे ना डॉग्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह में। एंड अनदर वन, राजस्थान जैसे एरिया में जो डेजर्ट एरिया, वहाँ पे ना कैमल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। याक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ म्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये कुछ एनिमल्स को हम पैक्ड एनिमल बोलते हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही हैं और ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक में ये आपको दिया हुआ है। तो पैक्ड एनिमल कौन से हैं और कैसे वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो अलग अलग कैटेगरी दी हुई हैं, आप देख सकते हो। वेस्टर्न कंट्री में हॉर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्रॉट एनिमल मानते हैं इसको। एंड अनदर वन, डॉग और रेंडियर को स्नोई कवर्ड एरियाज़ हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप और साइबेरिया, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनने के भी चांसेस होते हैं। एंड कैमल यूज्ड इन डेजर्ट एरिया, ठीक है। एंड बुलॉक कार्ट इन इंडिया आल्सो। म्यूल्स वर यूज्ड इन माउंटेनस एरिया, आपने देखा होगा माउंटेन्स एरिया में म्यूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, टू वी कैन से कैरी द वेट लगेज जो भी चीज़ें होती हैं, ओके। नाउ रहाइन के ऊपर क्वेश्चन दिया गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर में से कि रहाइन वर्ल्ड का मोस्ट हैविली यूज्ड वाटरवेज है। आपको 3 कारण बताने हैं क्यों है। रहाइन सबसे पहले तो पड़ता है यूरोप में, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। रहाइन का जो टर्मिनल स्टेशन है वो है रोटरडैम टू बेजल, रोटरडैम टू बेजल, इस हिसाब से जाती है। एंड बेजल पड़ता है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। एंड उसके बाद रोटरडैम पड़ता है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड को स्विट्ज़रलैंड से और बीच में कंट्री आता है जर्मनी, उसको भी दिमाग में रख लेना, ठीक है। नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये 3 कंट्री को ज्वाइन करती है और सबसे बिजिएस्ट रिवर रूट है इनलैंड वाटरवेज, इसको बोलते हैं रहाइन, ठीक है। एंड यूरोप की इकोनॉमी में काफ़ी रोल प्ले करता है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में से होकर निकलता है, ठीक है। रहाइन वाटरवेज का पहले तो आपको टर्मिनल स्टेशन ही दिया हुआ है, 700 किलोमीटर है। और जो ये फ्लो करता है वो कुछ कोल फील्ड एरियाज आर देयर, ठीक है, जैसे रूहर कोल फील्ड है जर्मनी का, तो ऐसे कुछ पार्ट हैं। तो वहाँ पे इस रिवर को कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वन एरिया टू अनदर एरिया। और जो वाटरवेज हैं ये इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्थ अमेरिकन सी रूट के साथ कनेक्टेड है। आगे रूहर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, रिवर ज्वाइन विद राइन फ्रॉम इट्स ईस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ ए ह्यूज वेट ऑफ जो हाँ मैं कह सकता हूँ फ्रेट क्या होता है, ट्रेडिंग, ठीक है। 20,000 जो शिप्स हैं और 2 लाख इनलैंड वेसल्स हैं इस एरिया से या इस रीजन से क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ दिया हुआ है। तो रहाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे एयर ट्रांसपोर्ट भी इसी ट्रांसपोर्ट चैप्टर में से कि एयर ट्रांसपोर्ट ने बहुत वी कैन से कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन लेके आया वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करना है, तो कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, कि पहले आपको बताना है कि किस हिसाब से है, हाउ मेनी कमर्शियल मतलब एयरलाइंस जो हैं इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। एंड किन एरिया में ज़्यादा बेनिफिट होता है, बेनिफिटेड है एयर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट टेरेन वाले एरिया में जहाँ पे बाय रोड नहीं जा सकते, रिमोट एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड है, ठीक है। उसके बाद माउंटेनस एरिया में, ठीक है, जो फ्रीज्ड एरिया हैं वहाँ पे फ्लड कंडीशन, नेचुरल क्लैमिटी कंडीशन में हम बाय एयर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद लैंडस्लाइडिंग, अवलांचेस, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे यदि डिस्क मतलब हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पे ओनली एक ऑप्शन बचता है, बाय एयर, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि फास्ट है, ठीक है, डेज टू आवर में हो जाता है। एंड अभी तो सुपरसोनिक कुछ एयरक्राफ्ट भी आ गए हैं जिन्होंने मतलब बहुत स्पीड से वो वन एरिया टू अनदर एरिया को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया लंदन टू न्यूयॉर्क का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया है सुपरसोनिक कनेक्टिविटी ने। वो चीज़ आप दिमाग में रख लेना। तो ये कुछ एडवांटेज हैं और सिग्निफिकेंस है। फेमस पाइपलाइन बतानी है यूएसए की, ठीक है। एंड हाउ द पाइपलाइन वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैंने आप इसका नाम भी आपको बताया था। एंड बिग गिंच पाइपलाइन है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। फेमस पाइपलाइन है यूएसए की जो बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ यूएसए से कवर करती हैं। तो सपोज हेयर इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड इससे ऊपर कनाडा एंड नीचे है यूएसए। तो हेयर इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं बिग गिंच। बिग गेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये फेमस पाइपलाइन है किसका, यूएसए का, इसको दिमाग में रख लेना। एंड उसके बाद इस पाइपलाइन को क्यों कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड और गैसेस मटेरियल को और स्लरी जो प्रोडक्ट हैं उनको मूव किया जा सकता है, ठीक है। एंड काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक हम ले आ सकते हैं इसको विदाउट एनी इंटरप्शन और डिले नहीं हो सकता। आगे पाइपलाइन डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोड्यूसिंग एरिया टू कंज्यूमर एरिया, मतलब जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ पे लिंक करो और जहाँ पे कंज्यूम करना है वहाँ पे लिंक करो। तो इंटरप्शन नहीं है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी वेरी लेस। वो चीज़ दिमाग में रख लेना। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट, ठीक है, न्यू एरियाज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। कम्युनिकेशन जो थ्रू सैटेलाइट काफ़ी वी कैन से एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन फील्ड में 1970 से। एंड इसका एडवांटेज आपको बताना है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इंडिया में क्या है। सैटेलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ठीक है, एंड वो सारी चीज़ें जो आपकी चल रही हैं, ठीक है, एक एडवांसमेंट फॉर्म है एक किसमें, कम्युनिकेशन में। एंड इंडिया ने काफ़ी वी कैन से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन स्पेस टेक्नोलॉजी। कुछ सैटेलाइट को डेवलप किया है और लॉन्च भी किया, जैसे भास्कर है, चैलेंजर है, INSAT-1 भी है, जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस जो कम्युनिकेशन और टेलीविज़न और रेडियो के वी कैन से की फील्ड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है। एंड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ करके ही हम वेदर अपडेट ले सकते हैं, ठीक है, और जो भी नेचुरल कैलेमिटी है उनको भी मॉनिटर किया जा सकता है और सैटेलाइट के थ्रू ही हम मानसून वगैरह को फोरकास्ट कर सकते हैं, जो हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको प्लान आउट करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एडवांटेज होंगी। एंड आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्पेशलाइज क्यों बन गया है, यहाँ देख सकते हो। कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कम्युनिकेशन है डायरेक्टली लिंक्ड विद ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। तो यदि हमने ट्रांसपोर्ट को थोड़ा फास्ट बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। आप देख सकते हो आज के टाइम में सारी चीज़ ऑटोमेटिक हो गई है, ऑटोमेशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन के कारण ऑटोमेशन में क्या होता है, जब कोई चीज़ अपने आप रन करेगी, उसको कमांड देनी है, तो उस फील्ड में कम्युनिकेशन काफ़ी रोल प्ले करता है। एंड सेकंड वन, जो कम्युनिकेशन है ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी काफ़ी रोल प्ले करता है। आप थ्रू कम्युनिकेशन किसी पर्सन के साथ कुछ बिजनेस टॉक कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू कॉल्स। एंड उसके बाद ऑर्डर बुकिंग कैन आल्सो बी डन, जो भी आपने कितना मटेरियल कहाँ पे भेजना है एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही हो सकती हैं। तो कम्युनिकेशन को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे अदर सेक्टर्स हों। बैंकिंग सेक्टर टोटली कम्युनिकेशन के बेस के ऊपर है, ठीक है। एंड तो हम क्या ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक
अनसेपरेबल ऑर्गन्स है, हम कह सकते हैं। ठीक, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और बाकी के क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ चैनल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। दिस चैनल इज़ मेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, स्पेशली geography, we can say portion. If you like the way of teaching done by this channel, so please do share, like and subscribe this channel as much as you can, and share these video with your friends so that they can also get some benefit for the preparation of term 2 examination of geography 12th class. आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।